MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय ब्रॉन्सन डिग्निटी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि आखिरकार हो क्या रहा है इस देश में। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो उसको, कोई भी निर्णय हो, उसको मुसलमान के खिलाफ बता के पूरा विपक्ष उसका विरोध करने लगता है। कोई भी निर्णय हो, वंदे मातरम से लेके SIR तक, घुसपैठियों की खिलाफत से लेके सरकार का कोई भी निर्णय हो, उसको मुसलमानों के खिलाफ बता के इस देश का समूचा विपक्ष खड़ा हो जाता है। आज मैं इस पे बहस करने वाला। मैं जानना चाहता हूं आखिरकार क्यों और कब तक इस देश का मुसलमान इस्तेमाल होता रहेगा। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, आखिर कब तक इस देश का मुसलमान को सिर्फ एक बहाने की तरह, इस्तेमाल करने की चीज की तरह, खराब मत मानिएगा, लेकिन पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह ये राजनीतिक दल इस्तेमाल करते रहेंगे। आज कोई दल करता है, कल कोई और दल करेगा, लेकिन कर रहे हैं। और ये बात अब इस देश के मुसलमानों को भी समझ आने लगी है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। विपक्ष को आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराने का बहाना नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सोचा EVM फेल हो गया, ED फेल हो गए, CBI फेल हो गई, उसके बाद भी जनता बीजेपी के साथ जा रही है, तो ये नया शगुफा, ये नया बहाना ढूंढते, और वो बहाना है SIR का। ये क्या चाहते हैं कि इस देश की सारी, जितने भी सारे फंक्शन है वो करने बंद कर दे, इलेक्शन कमीशन बंद कर दे। जैसे मैंने बोला था, क्या इस देश का विपक्ष ये चाहता है कि हमारी सारी एजेंसियां, ED, CBI, NIA सब काम करना बंद कर दें? ये किसके पैसे पे चलती है? इस देश के जनता के पैसे पे। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे मेहनत से काम करने वाले उस भारतीय नागरिक के पैसे से ये एजेंसियां चलती हैं। इन्होंने ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की कि ये सारी एजेंसियां सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, पूरे विपक्ष को पकड़ने के लिए। तो पूछा था मैंने तब भी, क्या बंद कर दें? और आज पूछता हूं मैं, क्या इलेक्शन कमीशन बंद कर दें? इलेक्शन कमीशन सिर्फ यह जानना चाहता है कि अजीज खान आज भी लखनऊ में रहते हैं कि नहीं, ऐश्वर्या कपूर नोएडा में रहता है कि नहीं, उसके घर में कितने लोग हैं, जगदीश शर्मा के घर में कितने लोग हैं, जगदीश शर्मा किसी नए फार्म हाउस पे तो नहीं चले गए, जगदीश शर्मा छतरपुर से वेस्ट एंड पे तो नहीं चले गए। सिर्फ यही जानना चाहती है, और क्या जानना चाहती है, लेकिन उनको यह पूछना है, लेकिन विपक्ष को यह नहीं बताना, और बहाना बना के मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं यह राजनीतिक दल। आज अखिलेश यादव जब संसद में खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक बोली कि उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी पार्टी वो निकल के आए। बीजेपी को उन्होंने उत्तर प्रदेश में पटखनी दी लास्ट जनरल इलेक्शन में। लेकिन अखिलेश यादव जी, आज जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो दोहराना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। 27 के चुनाव में तेजस्वी यादव भी इसी मुगालते में थे, इसी गलतफहमी में थे। देखा क्या हुआ, करते रहे SIR, क्या निकला? ढक के 3 पात। कांग्रेस पार्टी तो असदुद्दीन ओवैसी के बराबर आके भी उनको लगता है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना है उनको। बिहार में 6 सीट आएंगी और राहुल गांधी को क्या करना है? व्लादिमीर पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना है। क्यों? क्योंकि जिस जयराम रमेश को आज बिना नाम लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने टोंट मारते हुए, तंज कसते हुए कहा कि एक चाणक्य यहां भी बैठा है। ऐसे ही नहीं,
राहुल गांधी बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे ही नहीं कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो रही है, ऐसे ही नहीं बर्बाद हो रही है कांग्रेस पार्टी। 99 में 999 की जो फील दिला रहे हैं ना आप लोग राहुल गांधी को, उससे बर्बाद हो रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन बात दोबारा यह कि आज समय है कि इस देश का मुसलमान खुद तय करे और कितना उसको इस्तेमाल होना है, वो और कितने वर्ष, कितने महीने, कितना और समय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के हाथ में और इस तरह से इस्तेमाल होगा। इस देश के मुसलमान को, इस देश के युवा को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, उसको क्या चाहिए? उसको नौकरी चाहिए। अगर गांव में उसका घर है तो उसे गांव तक सड़क चाहिए, उसे नाली चाहिए, उसे सीवेज सिस्टम चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे बिजली चाहिए। यह हिंदू मुसलमान कब तक करेगी कांग्रेस पार्टी? कब तक समाजवादी पार्टी एसआईआर को मुसलमान, वंदे मातरम से लेके एसआईआर तक, मोहम्मद अली जिन्ना से लेके राहुल गांधी तक यह सोच है बांटो, सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटो। हां, मैं इसको मना नहीं करूंगा कि फॉल्ट लाइन नहीं है, हां एक दरार है। मैं कहता हूं इस दरार को नासूर बनाने, इस फॉल्ट लाइन को नासूर बनाने का काम कर रहा है इस देश का विपक्ष। क्या आपको पता है पश्चिम बंगाल में कई ऐसे जिले हैं बॉर्डर के पास जहां 98%, 98% मोर और मतलब कम ज्यादा 100% का जनसंख्या में आबादी का बढ़ोतरी हो गई है, 100%। यानी अगर 1 लाख लोग थे तो 2 लाख लोग हो गए एक जिले में। जानते हैं आप? और सरकार कह रही है हम पता करना चाहते हैं कैसे। क्या आपको पता है बंगाल में कितने लाख ऐसे फॉर्म हैं जो लोग लेके गए लेकिन हिम्मत नहीं हो रही उनकी वापस देने की? 54-55 लाख ऐसे हैं। 54 लाख फॉर्म वापस देने की गौरव भाटिया जी पश्चिम बंगाल में हिम्मत नहीं हो रही है। और यह असलियत, 26 लाख डेटा मैच नहीं हो रहा है और इस असलियत को छुपाने के लिए ममता बनर्जी इसको हिंदू मुसलमान कर रही है। ठीक उस तरह जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम को एंटी मुस्लिम बताया, मुसलमानों के खिलाफ बताया, उसी तरह न वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ था और न एसआईआर मुसलमानों के खिलाफ है। 54 लाख फॉर्म पश्चिम बंगाल में जमा नहीं होता, 26 लाख का डेटा मैच नहीं होता और यह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुसलमानों के खिलाफ है। एसआईआर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हो रहा है। साहब उठो, जागो, देखो। ये मोजे पहनकर मखाने की खेत में उतर के ये सोचना कि मेरे पैर गीले नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा। कि जयराम रमेश ने बोल दिया सर ये चांद नहीं है सूरज है, आप सूरज मान के चल पड़े, ऐसे नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बस यही कहा है आज कि दुर्गति कर दी है कांग्रेस पार्टी की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको इस देश ने 50 साल दिए। इस देश की जनता ने, हमारे आपके सबके पूर्वजों ने समय दिया, इस कांग्रेस पार्टी को मौका दिया क्योंकि भरोसा था। लेकिन अब राहुल गांधी पे नहीं है, और ज्यादा। और अगर अखिलेश यादव, अजीज खान साहब नहीं समझे तो तेजस्वी यादव वाली हाल होने वाला है। तेजस्वी यादव को भी यही गलतफहमी थी, खुशफहमी थी कि राहुल गांधी के साथ है, सत्ता में आ जाएंगे। आप बताइए ना मुझे, वंदे मातरम, घुसपैठी, एसआईआर, ये सब देश के लिए आपने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप मुसलमानों को टारगेट कब तक करेंगे? आज अमित शाह ने संसद में यही बोला, कल प्रधानमंत्री ने यही बोला। आज एसआईआर के डिबेट पर जब अखिलेश यादव खड़े हुए, सिर्फ MY बिना नाम लिए MY मुस्लिम। कब तक? इस बात को आप बताइए ना कि 17 डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा ने क्यों बनाए हैं? क्योंकि जरूरत है साहब। लाखों वोटर उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो फॉर्म वापस जमा करने से घबरा रहे हैं या उनका डेटा मैच नहीं हो रहा क्योंकि वो घुसपैठी है। पश्चिम बंगाल 54 लाख
वापस नहीं दे रहे, 26 लाख का डेटा मैच नहीं हो रहा, और ये मुसलमान 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 कर रहे हैं। कब तक? एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर मैपिंग करने का आरोप लगा रहे हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कितना मुसलमान कहां है, उसके हिसाब से मैपिंग कंपनी की, उसमें कंपनी आ जाती है। पता नहीं इतना दिमाग जितना आप इन सब चीजों में दाया पांचा करने में लगाते हैं, अगर इतना सच में आप जनता के बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए लगा दे तो कुछ हो जाए। डिटेंशन सेंटर, 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ वोट काटे जाने, सब सोच लेते हैं अपने आप। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, समय आ गया है कि इस देश का मुसलमान खुद अपनी लकीर खींचे, और इतनी लंबी लकीर, जैसे मैं कहता हूं, कि ये सारा विपक्ष समझ जाए कि किसको चाहिए विकास और किसको चाहिए ये तोड़फोड़ की राजनीति। कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ना तब फायदा हुआ था जब वंदे मातरम को मुसलमानों के खिलाफ बताया था, ना आज फायदा हो रहा है जब सरकार घुसपैठियों के खिलाफ काम करती है, या सिर्फ यह पता करना चाहता है इलेक्शन कमीशन कि आप जिंदा हैं या नहीं। गौरव भाटिया भी अपने पुराने घर में रहते हैं कि नहीं? गौरव भाटिया नोएडा में वोट डालेंगे कि लखनऊ में वोट डालेंगे? बात सिर्फ इतनी है गौरव भाटिया जी। ये स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। देश को आजाद बनाने का कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें। वंदे मातरम के नारे को चुनाव कभी ये जीतते, कभी वो जीतते, कभी मैं जीतते। संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा, यूपी में डिटेंशन सेंटर, बंगाल से घुसपैठियों की सफाई, बिखरे पड़े विपक्ष ने एक साथ मिलकर हर मुद्दे का एक सिरा थामा हुआ है, मुस्लिम तुष्टीकरण। विपक्षी दल खास तौर पर ममता और अखिलेश की हर दुआ में मुस्लिम वोट बैंक है, जो कि 2026 में बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश का रण है। एसआईआर का असर बिहार में दिख चुका है। अब यूपी और बंगाल में अवैध वोटरों के नाम कट रहे हैं। ममता मरते दम तक डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देने की बात कर रही हैं, तो अखिलेश इसे एसआईआर के जरिए एनआरसी की साजिश बता रहे हैं। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। कल वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, तो आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू से लेकर मौजूदा गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर था। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हुई। टी शर्ट छोड़कर राहुल गांधी खादी कुर्ते में हाजिर हुए, लेकिन सियासी पेन ड्राइव में डेटा पुराने आरोपों का ही था। That the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में सुधार की बात कह रहा है। बंगाल और यूपी की तस्वीरें बताती हैं कि घुसपैठियों में जबरदस्त डर है, तो विपक्ष के कुछ दलों को वोट बैंक कम होने का भय। ऐसे में सवाल ये कि क्या वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से ममता अखिलेश को हार का डर सता रहा है? वोटर लिस्ट और देश से घुसपैठियों की सफाई से किसे और क्यों दिक्कत है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर हर मुद्दे पर जवाब की जगह मुसलमानों को मोहरा क्यों बनाया जाता है? पूछता है भारत। सरवर साहब बताइए आज, उसके बाद मैं पूछूंगा गौरव भाटिया से, लेकिन आज सरवर साहब बताइए, मुसलमान कब तक इन पार्टियों के हाथों में खेलेंगे? कब तक मुसलमानों को ढाल बना के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगी, अपने राजनीतिक रोटियां सीखेंगी? क्या जरूरत नहीं है, क्या समय नहीं आ गया कि इस देश का मुसलमान अपनी लकीर खुद खींचे कि उसको विकास चाहिए? क्या युवा मुसलमानों को विकास नहीं चाहिए? क्या उनको नौकरियां नहीं चाहिए? क्या उनको एमएनसीज में काम नहीं करना है? तेजस्वी यादव ने यही गलती की, एसआईआर। देखिए राहुल गांधी ने कहां पहुंचा दिया, ना 3 में ना 13 में। सरवर साहब, असलियत है। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह बता दूं कि हम लोग एसआईआर के साथ भी हैं, एसआईआर के बाद भी हैं।
वो ये नारा हमने दे रखा अपनी पार्टी की तरफ से, एसआईआर के साथ भी अजीज खान। और एसआईआर के बाद भी, यानी कि एसआईआर के बाद जो परेशानियां आएंगी हम लोग उसको जान रहे हैं, और उस परेशानियों से हम आम जनता को कैसे मुक्त कराएंगे, उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हमने आम जनों को कह दिया कि इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार की योजना है, सरकार की मंशा पे आपको शक है तो आप तैयारी कीजिए। सरकार कोई सोना चांदी तो शर्त लगाई नहीं है कि 10 ग्राम सोना देना होगा या 20 ग्राम चांदी देना होगा। अरे भाई डॉक्यूमेंट्स ही तो दिखाने हैं। 2003 में अगर माँ बाप का नाम दिख गया और बाकी जितनी शर्तें हैं वो पूरी हो गई तो आप वोटर हो गए। और अगर वहाँ कुछ कमियां रह गई हैं या नाम में कुछ गड़बड़ियां हैं या कुछ और परेशानी है तो और भी ऑप्शन है। लेकिन राजनीति केवल ईश्वरिया जी एक तरफ से नहीं किया जा रहा। राजनीति जहां सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियां मुसलमान बोलकर एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देने का काम कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसका पूरा लाभ लेते हुए डिटेंशन सेंटर और घुसपैठिया और बांग्लादेशी और रोहिंग्या। घुसपैठियों से भारत के मुसलमान का क्या मतलब है? रोहिंग्याओं से भारत के मुसलमान का क्या मतलब है? ना बांग्लादेश तो आदमी भारत का नागरिक नहीं, उसके भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन, किसी का कोई मतलब नहीं। बाबा ने कहा इस देश के कतरे कतरे पर, तिनके तिनके पर देश के नागरिक का पहला अधिकार है। क्या गलत है? स्वाभाविक बात है। उसमें हिंदू मुसलमान आप और मैं, कपूर और खान दोनों शामिल हैं। नो, बिल्कुल स्वाभाविक है कि कतरे कतरे पर देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी भारतीय हैं, उनका अधिकार है। वही मतदाता है, वही सब कुछ है, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सब कुछ ठीक है। लेकिन राजनीति में एक परसेप्शन बना है कि सेकुलर पार्टियां बजाय इसके कि मेहनत करें, एसआईआर में वो ग्राउंड पर जाएं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उसको हल करें। वो माइक पर आकर ये कहते हैं मेरा जो अजीज खान करते हैं, अजीज खान की पार्टी करती है, अजीज खान की पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी करती है, मेरा वोट कट रहा है। भाई ये करते हैं, ये करते हैं, ये आपको कैसे करते हैं? अजीज खान करते, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। अजीज खान करते, अजीज खान जी क्यों करते हैं? सरवर साहब को जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं गौरव भाटिया के पास। क्यों आप करते हैं? सरवर साहब आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं आप? अजीज खान साहब नहीं हंस रहे हैं आप? देखिए ऐश्वर्या जी, मेरी बात सुन ले आप। देखिए समझना पड़ेगा ना, सुनिए, समझाइए, इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए। देखिए सरवर शायद बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे सुनिए, तो आप मैं समझाइए। बात कह रहा हूं। वो क्या कहते हैं कि अहले दानिश ने बहुत अरे सुनिए पूरी बात। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी समझे। एक बात, जो हालात की गुत्थी जो सुलझने की बात है और सुलझाने की बात है, इस बात को आप समझिए। यही समझना है सरवर साहब जैसे लोगों को, समझना है कि आज देश किस मुकाम पर जा रहा है और ले जाने वाले लोग कौन हैं। ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिले और बीजेपी वही काम करती है जो उसको सूट करता है। वो तो स्पेशलिस्ट है, पीएचडी कर रखा है उसने, किसमें? बांटो और राज करो, नफरत की राजनीति। तो आखिर ऐसा मौका देते क्यों? एक बात देखिए, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही, मुझे उस पर चर्चा। देखिए इंपॉर्टेंट बात आपने कहा एसआईआर। ऐश्वर्या जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बात इंपॉर्टेंट सुनिए मेरी बात, ऐसे नहीं बात चलेगी। आपने कहा एसआईआर, आप ये बताइए कि एसआईआर हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एसआईआर का मतलब है कि जो एक्चुअल वोटर है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के संविधान में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इस देश का नागरिक है, किसने कहा कटेगा? हर हाल में वो वोटर है और उसको अधिकार है कि वोट दे। अगर नाम कट जाता है कौन जिम्मेदार है? सुनिए मेरी बात सर। अरे बोलेंगे बीच में ना तो बात नहीं हो पाएगी। नहीं, नेता ने क्या कहा? आप गलत जानकारी दे रहे हैं। एक्चुअल वोटर का तो वोट कट ही नहीं सकता, सिर्फ उसका कटेगा जो गलत जानकारी देगा, उसका कटेगा जो अपना फॉर्म जमा ही नहीं करेगा। जानकारी क्यों नहीं जमा करेगा सर? अरे मेरी बात, आपका वोट कटा खान साहब? नहीं पूरी बात देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए हम ये सर मेरी बात सुन ले, आप मुझे कंप्लीट करने दें। करिए ना, मैं पूछ रहा हूं। यही तो मकसद है, मत कटे, नहीं कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल तो नहीं कटना चाहिए। जी को समझाइए। हमारे नेता ने इसी बात को स्पष्ट किया। आप देखिए बीएलओ, सर सुनिए मेरी बात, बीएलओ पे कितना प्रेशर है आप मुझे बताइए। बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, समय कम रखा गया, समय क्यों नहीं बढ़ाया गया? उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, मुसलमान नहीं चलता तो बीएलओ पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप ग्राउंड लेवल की बात नहीं करेंगे।
आप कर रहे हैं ग्राउंड लेवल की मेरी बात आप देखिए, आप चाहते हैं कि अजीज खान की जगह 5 लोग आगे वोट डाल दें। मैं नहीं चाहता कि ऐश्वर्या कपूर की जगह 4 लोग जाके वोट डाल जाएं। मैं नहीं चाहता कि पिछले 15 सालों में कितने भारतीयों ने, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, बिल्कुल कितने भारतीयों ने अपना घर बदला है, कितने लोगों ने अपना स्थान बदला है, सिर्फ वो पूछ रहा है SIR। 10 सेकंड मुझे क्या सरवर साहब बोलिए, फिर मैं जा रहा हूं। मैं 10 सेकंड, अजीज भाई ने हमको पूछिए ना, टाइम नहीं वेस्ट करे, बोलिए। मेरा सीधा सवाल है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे SIR का ऐलान हुआ तो ये कहा कि हमारी जीती हुई सभी विधानसभाओं में 50-50 हजार वोट काटे जाएंगे। हाँ, बोल रहे हैं वो बोला ऑन रिकॉर्ड में, बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि या तो BLO, देखिए आपत्तियां हैं, मैं भी कह रहा हूं, मुझे भी एतराज है, प्रक्रिया पर एतराज हो सकता है, उनके क्रियान्वयन करने के तौर तरीके पर हम आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे आपने कह दिया कि 50-50 हजार वोट कटेंगे? 5 करोड़ बोल रहे हैं गौरव भाटिया। सूचना कहां से? गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, अखिलेश यादव ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा, कि बीजेपी 5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटने जा रही है। गौरव भाटिया। देखिए, अखिलेश यादव को जब सुनते हैं, देखते हैं, और कुछ मेरा निजी अनुभव भी है, मैं कह सकता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश यादव ने ठगा नहीं। और मैं क्यों कहता हूं, तर्क देते हुए आपको बताता हूं, अखिलेश यादव का बयान SIR के नाम पर NRC गौरव भाटिया को रोकिए। फिर सबसे पहले SIR संविधान संगत है, NRC भी संविधान संगत है। तरीके से अपनी बातों को रखें और सभ्यता पूर्वक अच्छी से बात शांत करा लीजिए प्लीज। ये सगा और ठगा ये सब क्या है? शांत कराइए। हाँ, मैं बताता हूं क्या है, अभी बताऊंगा। इतनी जल्दी क्या हो गई? टूटी साइकिल तेज नहीं चल पाएगी, धीरे धीरे चलेगी। सुनिए, सबसे पहले अखिलेश यादव का ये बयान अपने आप में संविधान को तार-तार करता है, ऐश्वर्या जी, जब वो कहते हैं कि SIR के नाम पर NRC हो रहा है, क्योंकि NRC भी इसी देश का कानून है। NRC अगर लागू करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। अभी तो SIR हो रहा है, और अखिलेश यादव की आस्था ना सर्वोच्च न्यायालय में है, क्योंकि SIR का मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा रहा है, और ना उनकी आस्था निर्वाचन आयोग में है, क्योंकि अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 326 में निर्वाचन आयोग ही SIR का आदेश दे सकता है। दूसरी बात, कब तक ये लोग मुसलमानों को अपने दूध की मक्खी समझ के जब काम निकल जाता है बाहर फेंकेंगे? मैं आपको बताता हूं, समाजवादी पार्टी क्या कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुसलमान बना है? ऐश्वर्या जी, अगर आपको याद हो मुझे बताइएगा। वो एक ही परिवार का बनता है, केवल यादव परिवार का सदस्य है। चलिए, हाँ, अब चलिए मुख्यमंत्री पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से 4 बार बने, क्या एक बार भी किसी मुसलमान को बनाया? नहीं बनाया। अच्छा, चलिए उप मुख्यमंत्री कह लेते हैं, क्या कभी किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, UPA 2 में सरकार का हिस्सा थी समाजवादी पार्टी, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, आरक्षण की बात करी, ये हिस्सा थे सरकार का, लागू क्यों नहीं कराई सचर कमेटी की रिपोर्ट? और देखिए, मैं इनका मैनिफेस्टो रखता हूं आपके सामने, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। 2012 में इन्होंने कहा, मैं पढ़ देता हूं, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सचर कमेटी की सिफारिशों की रोशनी में सभी मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, 2012 से 2017 तक तो आपकी सरकार रही, मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं दिया भाई? इसीलिए मैंने कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश यादव ने ठगा नहीं। अब मैं बात एक बड़ी करता हूं, देखिए, ये हमारा देश है, यहाँ पे सब बैठे हैं, सब भारतीय हैं, भूल जाते हैं हिंदू मुस्लिम। 40 दूंगा अजीज साहब। हमारे देश में सरकार किसकी होगी, प्रदेश में सरकार किसकी होगी, ये हम लोग तय करेंगे। ये घुसपैठिए थोड़ी ना तय करेंगे, बाहर से आएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे। अरे लात मार के उनको देश से निकालना है। फैसल नहीं, बात सिर्फ इतनी है, ये घुसपैठिए कब से तेज करेंगे रिजवी साहब? और कब तक कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी कब तक ये मुसलमानों के नाम पे करे? मैं बोल रहा हूं, वंदे मातरम से लेके अभी तक ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच पे चल रहे हैं कि डिवाइड करते रहो। मैं नहीं कहता कि डिवीजन नहीं है, मैं नहीं कहता कि एक दरार नहीं है, लेकिन राजनेताओं का, आप लोगों का, सबका काम इधर भी उधर भी उस दरार को भरना है कि उस दरार को और बड़ा करना है, उस जख्म को नासूर बनाना है कि जख्म पर पट्टी लगाना है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
जगदीश जी आ रहा हूं। सबसे पहले मैं गौरव भाटिया जी से मुखातिब होना चाहता हूं, और इन्होंने बड़ी हमदर्दी दिखाई मुसलमानों से, इनका बहुत बहुत शुक्रिया इस हमदर्दी के लिए। तो चलिए आप फिर मोदी जी की कैबिनेट में कुछ एक आध मुस्लिम को रख दीजिए, बड़ा एहसान हो जाएगा। इस बार टिकट भी आप ज़रा कुछ दे दीजिएगा तो उसके रखने से आपके लिए SIR ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे भाई कहीं तो दिखाएं वो ना, अगर वहाँ ज्यादती हो रही समाजवादी में, कांग्रेस में, तो बीजेपी कम से कम ज्यादती ना करे, वो तो कुछ कर दे तो ठीक है। अब SIR की बात है, देखिए SIR की कहीं कोई मुखालफत नहीं कर रहा है, ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। आप बताइए NRC के भी बात की प्रोपगंडा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। क्या प्रोपगंडा कर रही है? अभी आप देखिए क्या कह रहे हैं, तमाम चैनलों वालों से कह रहे हैं कि चलाओ, कि जैसे SIR शुरू हुआ बंगाल से लोग भागने लगे, लाइन लगा के भाग रहे हैं। कौन कह रहा है? इससे पहले मैं सिर्फ ये कह रहा हूं चैनलों पे, एक मिनट 54 लाख, वो जरा ग्राफिक चलाएगा, कितने लाख लोगों ने अपना रिप्लाई नहीं करा और कितने लाख लोगों ने। मैं ऐश्वर्या जी, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोपगंडा जिस तरीके से खौफ बीजेपी बिठाल रही है और एक खास तबके को टारगेट कर रही है, बात वो है। नहीं, यही मेरी दिक्कत आपसे। एक मिनट, यही नहीं, एक मिनट नहीं, मेरी आप मेरे को बात बताओ। मेरी बात तो, हमारी दिक्कत घुसपैठियों से है, हमारी दिक्कत उनसे है जो भारत के नागरिक नहीं है। कितने घुसपैठी निकले बिहार में? SIR हुआ, कितने घुसपैठी निकले? आप बताओ ना, आप बताओ मेरे को। कोई नहीं निकले। ये BLO एक भी नहीं निकला, ये कोर्ट का जजमेंट है, एक भी नहीं निकला। लेकिन इतना टेरर पैदा कर दिया। मैं कह रहा हूं अभी यूपी में तो चुनाव नहीं है। हाँ। यूपी में चुनाव नहीं है ना। हाँ। तो यूपी में चुनाव नहीं है तो ये 1 महीना। आ रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं। इसमें टाइम क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? बिलोज मर रहे हैं, किसी गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, इस तरीके से परेशानी हो रही है। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो उसमें टाइम क्यों नहीं बढ़ाते हैं? टाइम बढ़ाना चाहिए। टाइम बढ़ाने आज आप देखिए, आज टाइम बढ़ाने से वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगा। टाइम बढ़ाने से आपकी सोच बदल जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहन जी का छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, टाइम बढ़ाने से आपकी सोच बदल जाएगी? नहीं, बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, आप एक लाइन में सपोर्ट करते हो, अगले लाइन में कहते हो भाई एक खास तबके हो गया। आप ये क्या हो रहा है? करना चाहते हो? क्या हो रहा है? फैज कर्मियों को BLO बना दिया गया, जहां पे फैज खान को BLO बना दिया गया। फैज खान क्या हो रहा है? कम पड़े। आपको इतना बोलना चाहिए कि मुसलमान अब इस्तेमाल नहीं होगा। आपको अगर घुसपैठियों के खिलाफ काम करना है तो इस देश का मुसलमान साथ खड़ा है। कहाँ इस्तेमाल होगा? क्या करे मुसलमान? कहाँ इस्तेमाल? न समाजवादी लेगी, न बीजेपी लेगी, न कांग्रेस लेगी, तो क्या करे मुसलमान? देखिए क्या करे मुसलमान? कहाँ जाए? आप बताइए। कहाँ जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत है? जो इस देश का नागरिक है वो यहाँ रहेगा। अरे भाई, लेकिन आप कमाल हो, कहीं जाने की जरूरत क्या है? बात सुन लीजिए। नहीं, पीस पार्टी। सरवर साहब कह रहे हैं पीस पार्टी में आ जाए। फैज साहब जवाब भी समय दे दीजिए, बोलिए जरा इनको। हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऐश्वर्य भाई, अजीज खान, निस्संदेह राजनीति का अपराधीकरण और मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। और भैया इतना कट्टर बना दिया, इतना कट्टर बना दिया। एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ। आप कट्टर हो? पिछले दिनों मैं UAE में गया था। कट्टर हो ना? वहां मुझे एक हिंदू भाई आप कट्टर हो कि नहीं हो? वो कहते हैं भैया 20 साल से मैं UAE में रह रहा हूं कि नहीं, हमें ये बताओ पहले। लोकल अरबी ने मुझे कन्वर्जन के लिए नहीं कहा। कट्टर है। भारत से जो कुछ लोग आते हैं मुसलमान, वो लोग आकर मुझे कन्वर्जन के लिए कहते हैं। और आज ये लोग इतने कट्टर हो चुके हैं, इनको 370-35 से इस्लाम पे हमला लगता है। इस्लाम पर हमला लगता है। आप किसको कट्टर बना रहे हो? इस्लाम पे हमला लगता है। देश के विकास के लिए जो भी बात आए उसको ये इस्लाम पे हमला से जोड़ देते हैं। हक और इंसाफ की बात करता है, ये लोग इतनी लंबी दाढ़ी रखे और अजीब किस्म का पान खाकर, पीले दांत करके इस्लाम को क्या बना दिया? जोकरपंथी कर ये लोग बनाने की कोशिश में लगे हुए। हम वफादार हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सुधार के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन किसी जमात के लोग इस्लाम पे हमले से जोड़ रहे हैं। डिटेंशन सेंटर में किसके लोगों को डाला जाएगा। फैज साहब आपको RSS का अंधभक्त कह रहे हैं। आप RSS फैज साहब चलाते हैं। दीन इंद्रेश क्या चलाते? दीन इंद्रेश। ये क्या है? इंद्रेश का दीन। अच्छा इंद्रेश जी, अच्छा वो RSS वाले इंद्रेश जी। ओके ओके। दीन इंद्रेश। फैज साहब ये कह रहे हैं आप RSS का एजेंडा आगे चलाते हैं। इस्लाम से कोई लेने देने नहीं है। ये दीन इंद्रेश लेकर के आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ उसी के पैगंबरी करते हैं और उसी अखंड भारत का है, देश को जोड़ने का है, तो मैं उसके साथ हूँ।
और ये मदनी एंड गैंग के लोग, कोई गैंग नहीं है, गैंग नहीं है, मदनी गैंग के लोग हैं। जैसे वो डी कंपनी था ना, दाऊद गैंग, ये मदनी गैंग के लोग हैं जो वंदे मातरम को गालियां देते हैं। शर्म नहीं आती तुमको? वंदे मातरम को मुर्दा गैंग का, अरे ये मदनी गैंग के लोग हैं जो जिन्ना को पाकिस्तान दे दिए, अब भारत को फिर से इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे। ये मदनी गैंग नहीं चलेगा यहाँ पर, एसआईआर होगा, एसआईआर होगा और भगाए जाएंगे उन गुंडों को जो बांग्लादेश से आए, उनको भगाया जाएगा। अगर मदनी के परिवार भगाया जाएगा, एक भी माफीनामा दिखा दो, आज के बाद डिबेट नहीं, डिबेट क्या नहीं करेंगे, नहीं डिबेट क्या नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए। नहीं सरवर साहब, अजीज साहब, सबको लाइए। ओके फैज साहब रिलैक्स, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, फैज साहब, सरवर साहब, जगदीश जी आ रहा हूं। सरवर साहब आप मुझे बताइए ना, मदनी बोलते हैं कि मर जाना है लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। नहीं ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, ये आज का उन्होंने ट्वीट कहा है, नहीं कहा, सुनाइए, रिलीज है जो कहा, यही तो मैं कह रहा हूं। क्या कहा? आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, आप वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान कीजिए। सब आप गलियों में साइकिल से फेरी करने वालों को पकड़ के और उसको पकड़ कर बोल वंदे मातरम, गिरफ्तार बोल रहा करना चाहिए। साहब आपने किया, और हारे किया साहब आपने साइकिल वाले को पकड़ा, कहीं तो गमछा बदल लिए हैं, वो जो 30-30 रुपए में मिलता। सरवर साहब का आरोप है आप पे, फैज साहब ये लोग सरासर झूठ, ये अल्लाह के नाशुक्रे लोग हैं, मुसलमानों को, ये अल्लाह के नाशुक्रे लोग हैं। भारत में सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, एक-एक करके, अच्छा पीना मिल रहा है, फैज साहब एक-एक करके इज्जत मिल रही है। फैज साहब सुनिए, पाकिस्तान चले जाओ, फैज साहब मातरम ये फोर्स सुनिए, पहले वो आरोप क्या लगा रहे वो सुनिए, फिर काउंटर कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? फोर्सफुली वंदे मातरम का अपमान है। फैज साहब ने करवाया, लोग करते हैं, आरएसएस फैज साहब ने करवाया, फैज साहब का गैंग करता है, आरएसएस इनका गैंग है, गैंग है ना। फैज साहब आप चुप रहे, फैज साहब गैंग है नहीं, अब आप जवाब लीजिए। फैज साहब आपका गैंग है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपका गैंग ये कराता है। कौन सा गैंग है आपका? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। आप ये कराते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक, आप सड़क चलते लोगों को पकड़ते हैं क्या? अब आप सुन लीजिए, और हम अखंड मंच कह भारत रहे के लिए मुस्लिम बिल्कुल नहीं, हम समरसता का काम करते हैं। हमारे जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि इस्लाम था है और रहेगा, जो इस्लाम को खत्म कर दे ऐसी सोच का व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। अब मदनी गैंग के लोग बोले राम का नाम था है और रहेगा, जो सोचे राम का नाम मिट जाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। बोल के दिखाओ, राम मंदिर था है और रहेगा, जो राम मंदिर के खिलाफ सोचे कोई, अरे यार ऐसी चैनल पर मुल्ला वंदे मातरम, उसके खिलाफ कौन सी धारा पे कार्रवाई की जगह बोलिए। शेरवानी पहने हो, आराम से रह रहे हो, यही मदनी साहब ने कहा, मुर्दा कौम नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? अगर फोर्सफुली किसी ने कोशिश की, कोई मदनी साहब आप नहीं है। अरे तुम मुर्दा कौम, क्यों तुम्हारा मदनी मुर्दा नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम रिलीज है, वीडियो है, मदनी गैंग मुर्दा है, बार बार बिल्कुल है जी, चट्टोपाध्याय बिल्कुल है, मदीना से तो रिश्ता ही नहीं, मुर्दा है। हमारे भावनात्मक लगाव लोगों का है, अशफाकुल्लाह खान आपका नहीं। अभी तो आप कुरान की आयत पढ़ रहे थे, मदनी नहीं है, वो मदनी आए थे या मक्की आए थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और खबरदार तुम्हारे मदनी ने दोबारा वंदे मातरम को मुर्दा गैंग कहा, खबरदार तुम्हारे मदनी ने वंदे मातरम का अपमान किया। बदतमीजियां करना बंद करो देश के खिलाफ, वंदे मातरम को गाली देना बंद करो। अरे फैज भाई पूरा वीडियो सुन लो, खबरदार सब बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान इतना खुश है, हुआ कान ले गया बांग्लादेश और हवा में। हाँ, मदनी साहब ने ये कहा है कि वंदे मातरम गाने वाला मुर्दा राज होगा। मोदी जी, मदनी जैसे लोगों को जेल में डालो, मदनी जैसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालो, उन लोगों को गलियों में खड़े होकर सड़कों पर सैकड़ों वीडियो आ रहे हैं, साइकिल पर बेचारा 300 रुपया कमाता है, उसको पकड़ के बोला मुल्ला बोल वंदे मातरम, भारत माता की जय जय श्री राम। देश में दंगे अभी तो आप नाम ले रहे थे दुबई और बहरीन का, वहां किसी ने नारे तकबीर बुलवाया क्या पकड़ के? मुझे तो जब आपको सब पहचान रहा है टीवी पर देखकर कि यही है वो, नहीं बुलवाया इदरीसी के, ये तुम्हारे लोग जाते हैं, तुम्हारे लोग जाते हैं भारत के, और तबलीगी जमात बैन है सऊदी अरब में तुम्हारे जैसों की हरकतों के कारण, समझ गए? हाँ नहीं तुम लोग, जगदीश शर्मा जी, आप लोगों को बैन किया गया है। नहीं आ रहा हूं, जगदीश शर्मा, अजीज खान, गौरव भाटिया, पानी पी के आप सोचो फैज भाई। जगदीश जी कब तक नहीं रहना चाह रहा, नहीं रहने का हक है भैया सबको। ये जगदीश शर्मा जी नहीं दे, सबको रखिए। जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा क्या कहना, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? ऐश्वर्या भाई, हाँ बोलिए। ऐश्वर्या भाई अंग्रेज भी यह करते थे, भाई से भाई को लड़ा, तीनों मुसलमान भाई लड़ रहे हैं,
मोदी जो कामयाब हो गए, सरकार चाहती है आपस में लड़ो, फूट डालो, शासन करो। एक में आपने जो शुरुआत करी थी कि बंगाल के बॉर्डर पर लाखों डिस्ट्रिक्ट में रोहिंग्या या बाहर के लोग आ गए हैं, तो पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आया प्रधानमंत्री गृह मंत्री की बड़ाई कर रहे हैं या उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई गृह बॉर्डर तो सारे गृह मंत्री जी के अंडर है, सरकार के अंडर है, फिर लोग आ कैसे रहे हैं और जा कैसे रहे हैं? यही लोग तो थे जो 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री को 400 पार का नारा देके वोट दिया था। आज ये बाहर के लोग हो गए हैं। सही मायने में तो SIR का मतलब है सरकार बनाने का सिस्टम। जब मोदी की लहर थी तो कम जीत रहे थे, मोदी की लहर नहीं है तो ज्यादा जीत रहे हैं, हर स्टेट में जीत रहे हैं। भाई कमाल का हमने राजनीति देखी है, हमने सरकारें गिरती तो देखी हैं, प्रधानमंत्री के वादे झूठे तो देखे हैं, लोगों को बोलता तो देखा है, पर ऐसे बाहुबली की तरह जीतते पहली बार देख रहे हैं। कहना कि मैं समझता हूं मोदी जी का एक भी वादा बता दो जो पूरा कराओ और फिर जीत रहे हैं। भाई वादा तो राहुल गांधी ने पूरा किया और आपने लोगों को पता एक दिन आपने डिबेट में बोला था अपने घड़ी उतार के ऐश्वर्या कपूर घड़ी उतार दी, आज भी वही घड़ी पहनी। ऐसे राहुल गांधी ने वादा किया था कि आलू डालो मशीन में, उधर से सोना निकाल लो। देखिए बात सिर्फ इतनी है जगदीश जी, ऐसे होता नहीं। मुसलमानों को इस्तेमाल करेंगे अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो होगा नहीं। अजीज खान साहब, क्या आप कहना चाह रहे थे? समाजवादी पार्टी भी तो उसी राह पे चल रही है। SIR ये पता कर रहा है कि अजीज खान कहां रहते हैं। गौरव भाटिया दिल्ली में वोट डालेंगे, नोएडा में कि लखनऊ में? अजीज खान दिल्ली में डालेंगे कि लखनऊ में? बात इतनी है, दैट्स इट। उसको मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के, वो देश के घुसपैठियों के खिलाफ है। अजीज साहब, गौरव भाटिया अजीज खान, देखिए ऐश्वर्या जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। देखिए आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। SIR से घुसपैठिए का कोई लेना देना ही नहीं है। SIR अगर हो रहा है तो उसे घुसपैठिए से क्या मतलब है? क्योंकि घुसपैठिया पकड़ा ही नहीं जा सकता SIR से। एक बात। दूसरी बात, अभी गौरव भाटिया मुसलमानों की बड़ी वकालत कर रहे थे। मैं जानना चाह रहा हूं, एक टिकट नहीं देते ये, एक टिकट ये नहीं चाहते हैं कि वो लोक प्रतिनिधित्व हो करके वो चुन करके आए, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों से जितना आप नफरत करेंगे वहां एक दूसरा पक्ष खुश होगा। और हमदर्दी इतनी बड़ी, बात इतनी लंबी लंबी, एक बात, एक टिकट नहीं देते, तमाम तरीके। अभी सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे साहब, दूसरों लोगों ने नहीं लागू किया, आपने लागू करा दिया क्या? आपने मुसलमानों को बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया क्या? फैज खान जैसे हमदर्द लोग जो आपकी पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नहीं सर, एक सच्चाई तो कबूल कर लीजिए टीवी चैनल पर। उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दीजिए। किया था आपने, ये तो सच है। कैबिनेट मिनिस्टर बना दीजिए, क्यों नहीं बना रहे? 5 साल फैज खान साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा आपके मैनिफेस्टो में बनाइए। अरे सुनिए मेरी बात, नहीं एक बार मान लीजिए। अरे भाई आप एक हल्ला कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे, नहीं किया, बीच में कहां से आ गए? 18% आरक्षण का वादा किया था, ऐश्वर्या जो जी असंवैधानिक वादा था। ऐश्वर्या जी इनको रोकिए। क्यों आपसे सवाल कर रहे हैं? चिल्लाने के अलावा भाई वन ऑन वन आपसे सवाल कर रहे हैं डिबेट में। अरे आपसे सवाल कर रहे हैं अजीज साहब, जवाब दीजिए। आप इतनी बात बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। नेताजी ने 18% का वादा किया या नहीं किया? आप इतनी बात बोल दीजिए। घर में वन ऑन वन है, मैनिफेस्टो में एक नहीं है। ऐश्वर्या जी मैं बताऊं, इनको नो 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 ये एंकर नहीं है, नहीं है, ये एंकर नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, ये एंकर नहीं है, इनके सवाल का जवाब नहीं। 18% ये एंकर नहीं है। आप राजनेता एंकर के लिए बने। देखिए मैं ऐश्वर्या जी का जवाब दूंगा। क्यों जवाब देंगे? ऐश्वर्या राय का जवाब आप, अरे आप ऐश्वर्या राय का जवाब देना है तो बॉम्बे जाइए। नहीं वो तो सफाई महोदय, नहीं वो आपकी और अंसार रजा साहब की दिक्कत है, आपके जहन में जो है वो है, लेकिन उसमें मैं क्या कर लूंगा? नहीं लेकिन दिक्कत है अजीज साहब, आप राजनेता ऐश्वर्या कपूर के लिए नहीं बने, आप राजनेता इस देश की जनता के लिए बने हैं। आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, भाग क्यों रहे आप? अजीज खान से अगर पीस पार्टी का प्रवक्ता सवाल पूछ रहा है तो आप जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे हैं? हुआ ही नहीं। अरे जवाब दीजिए, जवाब सुनिए, जवाब देना पड़ेगा। देखिए अरे सुनिए ना सर आप, अरे सुनिए, देखिए अरे सुनिए ना, गुलाम सरवर जैसे लोग, मैं आपको बताऊं, जैसे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जैसे गुमराह कर रहे हैं, इनके सवालों का कोई जवाब नहीं। हमें लड़ना है जिससे, उससे मैं लड़ूंगा। इतना बता दीजिए गुलाम सरवर साहब मोहरा है, मैं इनसे लड़ना नहीं चाह रहा। सुनिए मेरी बात, मैं इनसे मोहरा से नहीं लड़ना चाह रहा हूं, सुन रहा, मैं इनसे बात नहीं करना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। ओके कंप्लीट कर रहिए, करिए। भाई क्या बात कर रहे हैं आप बीच में आ गए, आपका कोई लेना देना नहीं, आप बीच में आ गए। बीच में नहीं आए सर, सुनिए मेरी बात, कंप्लीट करने दीजिए। आप घुसपैठिए की बात कर रहे हैं,
ऐश्वर्या जी सुनिए, बोलिए, गौरव ऐश्वर्या भाटिया जी कपूर also सर सुन लीजिए, बोलिए इनको ना। हटाइए स्क्रीन से, सुनिए मेरी बात। क्यों हटाऊं स्क्रीन से? मैं कह रहा हूं सर घुसपैठिए की बात आप कर रहे हो, घुसपैठिए को निकालोगे, घुसपैठिए को रखोगे, सब बिहार में घुसपैठिया नहीं पकड़ पाए आप। एसआईआर से घुसपैठिए से क्या लेना देना? दूसरी बात, घुसपैठिया आए कैसे? हिंदुस्तान में घुसपैठिए कहां से आए? बॉर्डर अगर क्रॉस किया, किसकी जिम्मेदारी है? होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। 12 साल हो गया सरकार चलाते हुए, कैसे घुसपैठिए आए? और अगर 12 साल में घुसपैठिए आए और उनको अब तक आपने चिन्हित क्यों नहीं किया? उनको आपने पकड़ा? एक सेकंड, जवाब आप बचेंगे नहीं। एक सेकंड सर, हिंदू मुसलमान करके देश को गुमराह मत करिए। घुसपैठिए के नाम पर तोड़ जोड़ मत करिए। इस देश का मुसलमान और इस देश का गौरव भाटिया वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर घुसपैठिए आए तो देश में सरकार आपकी है 11 साल से। आपस में गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं और नफरत की गौरव भाटिया इज काउंटर टू अजीज खान। बहाने गौरव भाटिया हथियाना चाहते हो, ये मकसद है आपका। देखिए, मैंने आपके कार्यक्रम में तथ्यों के साथ बताया कैसे मुसलमानों का वोट तो चाहिए टूटी साइकिल को, लेकिन धोखा देते हैं जब पद देने की बात आती है। कोई उत्तर नहीं दिया, इन्होंने मेरे ऊपर ले आए बात। तो मैं एक तथ्य और दे देता हूं, जब जख्म हुआ है तो मिर्ची भी डाली दे। आपको मालूम है, यादव परिवार के 4 सदस्यों को लोकसभा का टिकट दिया, यादव परिवार के 4 सदस्यों को। और मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में करीब 3.5-4 करोड़ हैं, उनको भी 4 ही लोगों को टिकट दिया। मतलब एक तरफ यादव परिवार, एक तरफ 4 करोड़ मुसलमान, और फिर बात करेंगे कि मुसलमानों का वोट चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। एक टिकट बोल रहे थे, ये गुलाम खटाना जी हैं, राज्यसभा एमपी, भारतीय जनता पार्टी से, मुसलमान हैं, हमने टिकट दिया। साथ में आपको ये पता है, उज्ज्वला योजना में एक सेकंड बात हमने 36% और महिला है 36% मुसलमान है। जनसंख्या कितनी है? 14%। आवास योजना में 33% मुसलमान हैं। किसान सम्मान निधि में 36%। ये क्या दिखाता है? ट्रिपल तलाक किसने अपराध बनाया? मोदी जी ने। ये एक ही बात दिखाता है, आप केवल वोट चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी सगे भाई हैं उनके, और भाई बन के मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता के लिए लड़े तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा, आपने कहा घुसे कैसे, मैं बताता हूं घुसे कैसे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो वो तुष्टीकरण करने में इतने व्यस्त थे, 2.5-3 करोड़ घुसपैठिए अंदर आ गए। 2.5-3 करोड़, ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कहता है। और अमित शाह जी ने अभी बयान दिया, ये जो अंदर आए हैं ये वापस जाएंगे, और बॉर्डर फेंसिंग हुई है, थर्मल इमेजिंग कैमरा लगे हैं। अब घुसपैठिए अंदर नहीं आते हैं, अब वो डर के बाहर जाते हैं। लेकिन ऐश्वर्या जी, आपने तस्वीर देखी होगी, पश्चिम बंगाल में जब हजारों की संख्या में घुसपैठिए रोहिंग्या वापस जा रहे थे, तो ममता बनर्जी रो रही थी, मैंने तुम्हें पाला पोसा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, चुनाव के समय तुम वापस क्यों जा रहे हो? यही हालत कांग्रेस की है, यही समाजवादी पार्टी की है। और मैं एक बात और कह दूं, क्योंकि वंदे मातरम की बात हो रही है, तो जो मुसलमान ये कहते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अशफाकुल्ला खान जब फांसी चढ़ गए, उनके आखिरी शब्द क्या थे? वंदे मातरम। क्या वो इनसे कम मुसलमान थे? नहीं, वो मुसलमान भी थे और सच्चे भारतीय भी थे, और ये अच्छे मुसलमान भी नहीं है और अच्छे भारतीय भी नहीं। रिजवी साहब जवाब दे रहे हैं। रिजवी साहब, मैं सबसे पहले आसाम से कितने घुसपैठिए आपने निकाले वो हमें बता दीजिएगा। वहां पे तो एनआरसी भी हो चुकी, नंबर 1। वंदे मातरम पे जवाब दीजिए। वंदे मातरम पे मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गौरव भाटिया साहब, चलिए काला धन लाने के लिए आंदोलन कीजिए, सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, हम जो है उसमें वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार है। चलिए बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन कीजिए, मोदी सरकार के खिलाफ, मुमताज आलम रिजवी वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार है। चलिए मैं बता रहा हूँ, उसके खिलाफ चलिए, मैं वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार हूँ। वंदे मातरम बोलो, क्यों कोई बोलेगा? किसने रखा आपकी कनपट्टी पे? हर चीज में ऐश्वर्या आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। का, बीजेपी का, क्या दिक्कत है? बजरंग दल का, जो भी आता है वो कहता है आप जय श्री राम बोल के दिखाओ।
अब भारत माता जय की बोल के दिखाओ, अब वंदे मातरम बोल के दिखाओ। अरे ठेका ले रखा है आपने, आपको वंदे पैसे मिलते हैं मातरम जो बोलवाने है के ये लिए, आपको पैसे राष्ट्रगीत मिलते हैं बोलवाने के धिक्कार लिए। है। भाई आपको अब लानत पता है चला ऐसे 150 सपोले साल पे। बाद कि ऐसे मुसलमान नहीं सपोले पे बोलता। लानत है। नहीं, 150 साल राष्ट्रगीत बाद के लिए पता कह रहा चला है कि धमकी कि देके देश का कह मुसलमान रहे नहीं गाओ। बोलता वंदे मातरम। लानत है। इससे पहले सपोला नहीं बोलता। सपोला जब आपको पता है कि सपोला मुसलमान कैसा बोलता होता है, तो बिल्कुल क्यों इनके उलझा रहे हो जैसा देश को? होता है। जब आपको यही पता आस्तीन है के कि साथ देश का है। मुसलमान वंदे देखिए, मातरम बोलता है, आपने उसको देखा कोई है एतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तू नहीं, उलझा आप क्यों रहे हो? कौन है? देश के मुसलमानों के गौरव भाटिया ठेकेदार साहब, हैं। आप उलझा क्यों रहे हो? देश के मुसलमानों के आजादी की ठेकेदार हैं आप। आजादी की कौन है? लड़ाई चल रही है, देश जंग के चल रही मुसलमानों है। के क्यों ठेकेदार आप हैं आप। बुलवाना चाहते हो? हमें ये बताओ। मुस्लिम महिलाओं के लिए आप बुलवाना खड़े क्यों हुए चाहते हो? हमें ये थे। बताओ। ट्रिपल तलाक को जब अपराध बनाया, आप अरे कहाँ भैया, घुसे हुए थे? आपने कुछ भला पाकिस्तान की नहीं गुफा में घुसे थे। कोई भला नहीं किया। हैं? आपने वंदे कुछ भला मातरम नहीं गाने किया। में तुम कह रहे आज हो आप बताइए कि क्या रेप रुक जबरदस्ती गए? हो रही है, राष्ट्रगीत है, रेप रुक गए क्या? संविधान का सम्मान नहीं बलात्कार रुक करोगे। गया? देश में बलात्कार क्या नहीं हो रहा एहसान है? कर रहे हो? भारत रुक गया पे एहसान बलात्कार, कर रहे हो? क्राइम रुक गया देश राष्ट्रगीत गा में? के। क्या रुक गया क्राइम? राष्ट्रगीत गा के रुक भारत गया? पे एहसान कर रहे हो। तलाक देख रुक रहे हैं गई आप क्या? इंदिरा जी? क्या बात कर रहे हो? आप कहाँ उलझा रहे हो देश भारतीयों को? ने देखा मैं कह रहा हूँ कि आप गद्दार देश में है। ऐसा है, कोई नाम गद्दार है नहीं है। मुमताज। गद्दार कौन और है बात कर रहे वो पता कांटों चल वाली। रहा है। आज ये भी अंग्रेजों मुमताज की नहीं, ये कांटों मानसिकता वाले काम हैं। कर रही है। कांटों वाले आज आलम भी हैं। आप कांटों कह रहे थे कांटों वाले अभी आलम कि यहाँ नहीं। पे जिन्ना नहीं। वाला नजरिया, मैं कहता हूँ कि वंदे यहाँ मातरम अंग्रेजों गा के वाला किस पे नजरिया एहसान है। कर रहे हो भैया? फूट ये डालो, तो शासन बताओ। करो, फूट डालो, शासन वंदे करो। कौन फूट डाल रहा है? गा के किस पे एहसान ओके गौरव कर भाटिया रहे जी, हो? एक सेकंड। हमारे भारत फैज साहब का बोल रहे हैं, गौरव भाटिया जी वापस आ रहा हूँ। फैज कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, फूट डालो, शासन करो, राज करो। फूट कौन डाल रहा है? फैज डाल रहा मेरा है? ये कहना है फैज साहब वंदे जैसे लोगों को लगाया मातरम गया है। फैज साहब को कुछ मिल रहा है क्या? फैज साहब को लगाया गया है? और क्या भाई, बिजनेस ये लोगों ने तो देश business तोड़ा, वंदे मातरम फैज साहब आपका बिजनेस है ये। ये लोगों सरवर ने साहब देश ऑल्सो ऑन है। तोड़ा। यही रोजगार है ऐश्वर्या इनका। भाई, फैज साहब ये दूसरा आरोप है आप पे। रोजगार पहले आप कोई गैंग चलाते हैं, दूसरा आप कुछ इंद्रेश जी का कह रहे हैं, तीसरा ये आपका बिजनेस है। मैं सरवर साहब ऑल्सो ऑन है क्या? मैं इनको साबित कर सकता हूं। कैसे साबित कि करेंगे? इनको प्रूफ है? रोजगार या फिर राहुल गांधी की तरह शूट एंड स्कूट रोजगार दिया गया। या जगदीश जी की टूटे हुए तरह? दिलों को जोड़ने वाले हैं। मुसलमानों से हम तोड़ने वाले नहीं, हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं। ये जिन्ना की अनुयायी देश तोड़ा। बाकी इनका काम क्या? आप जिन्ना की अनुयायी हैं? नहीं नहीं, ये देश को आप जिन्ना तोड़ने के क्यों? ठेकेदार वो हैं, कह रहे लेकिन हैं। याद कौन कह रहा रखना, है? अरे आपने भाई, कह रहे हैं। SIR होगा। मैंने कहा ना, ये दीने इंद्रेश को भगाया के ये जो है, देखिए ऐसा है। जिन्ना से रिश्ता होगा, याद करते हैं। सरवर साहब अब एक सेकंड, सरवर साहब क्या कह रहे हैं? आप बोलिए। जिसका जिससे रिश्ता होगा, दिली लगाव होगा, उसी को याद करेगा। बार बार जिन्ना का जो नाम ले, पाकिस्तान का जो नाम ले, उस पे जांच बैठा दीजिए। हमको लगता है पाकिस्तान से रिश्ता है या जिन्ना से रिश्ता। किनका? अब जो नाम ले रहा बार बार, हम लोग तो नहीं ले रहे हैं। अरे तो क्लियरली बोला कीजिए ना। पीस पार्टी के प्रवक्ता इतने डरते क्यों हैं? डरते क्यों है इतना? आप नहीं डरते क्यों है इतना? देश का ये डरते क्यों है इतना? जिन्ना की पॉलिसी के खिलाफ हो तो वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम बोलेंगे ना। आपके कहने से अगर है कहीं पे लिखा हुआ बोलना तो बोलिए। वंदे मातरम बोलो। कोई सभा होगा, वंदे मातरम बोलते नहीं हो, कोई फिर आयोजन गद्दार होगा, बोलते हैं, हमको घर किराए से भी प्रोग्राम देते हैं, होगा, ओला तब ना उबर को बोलेंगे। कैंसिल कर दिया जाता है, मुस्लिम से कोई काम नहीं करवाना जा रहा है। फैज भाई, आप प्रोग्राम पढ़े लिखे होगा। अरे अभी आदमी बोल दो हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलने के लिए आपका आयोजन उच्चारण भी चाहिए। अच्छा है। अरे नहीं 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 लिखे नहीं रहते केवल वंदे मातरम बोलने के लिए आपको आयोजन होना चाहिए, राष्ट्रगान, जनगण मन आपको कार्यक्रम हमसे अच्छा चाहिए, नहीं पढ़ सकते हैं आपको आप। मुख्य अतिथि। जो कैसेट में सुनते हैं, मैं वैसा पढ़ के सुना दूंगा अभी यहीं पर। हमसे अच्छा, ठीक अच्छा है। नहीं पढ़ सकते हैं राष्ट्रगान और बोलिए, राष्ट्रगीत भी, बोलिए। राष्ट्रगीत भी, मैं जनगण कहूंगा, मन ओम, भी। आप कहेंगे वंदे ऊपर वाले मातरम, की ओम, कृपा है, लेकिन वंदे मातरम, ये तरीका, ओम, वंदे देश मातरम में बोलिए। ये तरीका जो कि 1763 में सन्यासियों ने नारा लगाया था, ओम वंदे मातरम, आप बोलिए। आप नहीं बोल सकते। ये कहाँ है? किसी को पकड़ के नहीं बोल रहा जा रहा है, पकड़ के बोला जा रहा है, झूठ, किसी उसी को का पकड़ के विरोध नहीं हो बोला रहा जा है। रहा है, गलत सलत ये एजेंडा मत इसीलिए यहाँ ये पर मुद्दे स्थापित उठे हैं। कीजिए। मदनी किसी को साहब पकड़ को के कोई नहीं बोला सपना जा नहीं रहा आया है। था। देश में जब गृहयुद्ध और सैकड़ों दंगे वीडियो फसाद पहुंचते कराने हैं, का तब ये इंसान मदनी गैंग का तरीका है हमारी कि मुसलमानों तरह पर नहीं जुल्म हो रहा बोलते है। रहे। अरे इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों में, सुनिए सरवर साहब सुनिए, मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है तो बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ क्यों घुस रहे हैं? मुसलमानों पे भारत में जुल्म हो रहा है तो रोहिंग्या यहाँ पे घुस रहे, पाकिस्तानी क्यों घुस रहे? सुन ही नहीं रहे मेरी बात। मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है तो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ क्यों घुस रहे हैं? भारत में इतना जुल्म हो रहा है तो बांग्लादेश वाले यहाँ क्यों घुस रहे हैं? भारत में इतना जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान वाले क्यों घुस रहे हैं? मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और आप के माध्यम से भारत के लोग जान जाए, रोहिंग्या घुसपैठिया नहीं है, शरणार्थी है आपका। यहाँ पर असुरक्षित वो आपने कानूनन लाया है, घुसपैठिया बांग्लादेशी होगा
घुसपैठिया बंगाल नहीं लाया, भगा रहे हैं। घुसपैठिया अगर है अब भगा तो रहे आपकी हैं, नादानी भगा रहे आपने हैं। लाया है, अब भगा रहे आपने हैं। रखा है, अब भगा रहे आपको हैं। नहीं पता है नाले पे है, अब भगा रहे हैं हम। चलिए मैं पहुंचा अब देता हूं, भगा रहे भगाइए हैं उसको। ओके रिलैक्स, हम एंडिंग SIR करेंगे। जगदीश जी, अरे 10 ये कदम कांग्रेस पे है। पार्टी कब तक, जगदीश जी, कांग्रेस पार्टी कब तक मुसलमानों का इस्तेमाल करेगी इस तरह? कब तक, कब तक? इलेक्शन आएगा तो राहुल गांधी कॉफी बनाने चले जाएंगे कोलंबिया। भारत के लोगों की बात करती है। सुरेश सुन लीजिए, सुनाइए सुरेश सुन लीजिए, सुनाइए। कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों की बात कब करती से? है, धर्म की राजनीति नहीं करती है। मैंने अब पिछले ये जो 15 कह साल रहे से हैं, नहीं वंदे देखा। मातरम की बात कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, लिखा जा रहा था, ये कहाँ थे? जंग संघ आरएसएस मैं तो पैदा नहीं हुआ था, आप शायद हो गए होगे अगर इतने पुराने हो तो। स्वतंत्रता सेनानियों को हम में से मरवा कोई भी नहीं था भाई साहब। अरे भाई इतिहास तो बनी रहा ना। इतिहास तो ये भी बन रहा कि मोदी ने अडानी को मारकर ऊपर चढ़ गया, ये भी अडानी आ गया। वंदे मातरम में अडानी, जो आई वाज वेटिंग फॉर दिस। वंदे मातरम में अडानी, मोदी को लाया, उस अडवाणी अजीज का साहब, क्या हाल है? ये सोच रहा था। अंबानी अडानी आए नहीं बहुत दिनों से। आप सरदार वंदे मातरम में अडानी आ रहा है। बाय द वे, टैगोर का नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस का लेते हैं, अपमान कर रहे हैं। नहीं, सच में आप हंस रहे हैं अजीज साहब। झंडा नहीं फहराया, भगवा झंडा। कांग्रेस पार्टी ले डूबेगी आपको अजीज साहब। ना कहीं मैं समझता हूं आपकी पार्टी, अखिलेश जी की तो रिश्तेदारी है तेजस्वी जी से, नहीं है, एक नहीं दो कनेक्शन। जो काम करे, सीखिए आप, पूरी देश की जनता देखिए आप, कर रही है। ये ले डूबेंगे। ये वंदे मातरम में अडानी को ला रहे हैं। ये लीडरलेस पार्टी है, रडरलेस पार्टी है, डायरेक्शनलेस पार्टी है। इस पार्टी को पता नहीं करना क्या है। मरेंगे तो बीजेपी के लोग। आप मेरी बात समझिए अजीज साहब, ये ले डूबेंगे, ये ले डूबेंगे अजीज साहब। एंडिंग कमेंट्स अजीज साहब, एंडिंग कमेंट्स। प्यार करती है, ये अडानी ले आए वंदे मातरम में। देखिए ऐश्वर्या जी, एक मैं बात तो आप देख जानते देख के परेशान हो गया हूं। आज सर सुनिए ना मेरी बात, बड़ी जल्दी important- ending comment। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हाँ। आज हमारे नेता ने सवाल उठाया ईवीएम पे, बहुत अहम सवाल है। दोबारा आ गए ईवीएम इस देश में अगर ईवीएम से चुनाव हो तो क्या, ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, हाँ। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो क्या बुराई है? तमाम डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, वहां पर किससे चुनाव हो रहा है? बैलेट पेपर से। हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहा है वो ईवीएम से। हम जानना चाहते हैं कि जो विपक्ष अगर चाह रहा है बैलेट पेपर से, तो सत्ता पक्ष के लोग आखिर क्यों नहीं चाह रहे बैलेट से? क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। तमाम डेवलप्ड कंट्री ने उसे विरोध किया, इवन जापान ने भी विरोध किया, जो मैन्युफैक्चरर है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो ईवीएम के पक्षधर क्यों हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ओके। और अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो मैं ये दावा करता हूं कि आने वाले वक्त में जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ये बूथ कैप्चरिंग के उसमें। ओके, मैं समझ रहा हूं। दर्शकों बात समझिए। अभी एसआईआर पे जवाब नहीं मिला तो वापस ईवीएम पे आ गए। बोले पर्ची डालो, स्टैंप मारेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता कौन डाल रहा है, लगा के ढपाढप 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 ढपाढप, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हमने देखा नहीं है क्या इस देश में बूथ कैप्चरिंग? ईवीएम में बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती, ईवीएम में बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती। तो अजीज साहब को क्या चाहिए? पर्ची दे दपड़ दे दपड़ दे दपड़। अजीज साहब, ये 2025 का भारत है। इस देश का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको विकास चाहिए। आप एसआईआर के नाम पे आओ, ईवीएम के नाम पे आओ, वंदे मातरम के नाम पे आओ। इस देश के युवा को नौकरी चाहिए, कपूर हो या खान, नौकरी चाहिए, नौकरी। ये राहुल गांधी के चक्कर में मत पड़िए, मत पड़िए, समझिए। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH